हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर को समझेंगे। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, कितने टाइप का एग्रीकल्चर होता है, उस एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन सारी चीज़ों का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे, तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर। सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम इंसान की शुरुआत के बारे में बात करें तो इंसान हजारों साल पहले पृथ्वी पर आया। शुरुआत में इंसान एक जानवरों की तरह, उसका खाना, रहना, सब कुछ एक आज के जो जानवर हैं उसी प्रकार से वो लोग रहते थे। लेकिन समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी की दम पे, अपने ज्ञान के दम पे उसने नए नए आविष्कार किए, जैसे आग का आविष्कार हो, पहिए का आविष्कार हो। उसी प्रकार से उसने एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट किया। यानी जब नवपाषाण काल आया तो उस टाइम तक इंसान कृषि करना स्टार्ट कर चुका था। उससे पहले पशुपालन करना भी, यानी सबसे पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। इसी प्रकार से और भी जो जानवर थे उनको भी उसने डोमेस्टिक किया, यानी पालतू बनाया। यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत आपकी पेलोलिथिक पेज में ही हो चुकी है, पाषाण काल में ही हो चुकी है। जैसे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, यानी कृषि की जब शुरुआत हुई, कृषि को क्या चाहिए? कृषि को चाहिए आपका एक समय, प्रॉपर समय। यानी अगर आप फसल का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए भी आपको 5-6 महीने लगातार उसकी देखभाल करनी है, उसकी सिंचाई करनी है, प्रॉपर उसका देखभाल करना होता है। जिस वजह से क्या होता है कि इंसान उसके चारों तरफ रहना स्टार्ट किया, यानी घर बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले इंसान इधर उधर जंगलों में अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए, रहने के लिए इधर से उधर गुफाओं में भटकता रहता था। लेकिन जैसे ही इंसान कृषि करना स्टार्ट किया, अपने नॉलेज, जब उसका नॉलेज बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई, थोड़ा सा पहले के मुकाबले में जब उसका ज्ञान वर्धन हुआ, तो उसके बाद उसने बीज बोना स्टार्ट किया, बीजों से फसल उत्पादन करना स्टार्ट किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए उसने, जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें करता था उसके आसपास उसने अपने घर बनाने स्टार्ट किए, झोंपड़ी बनाने स्टार्ट किए। और धीरे धीरे ये झोंपड़ियाँ बस्ती बन गई, बस्ती गांव बन गए, गांव से शहर बने, शहर से महानगर, और बड़े बड़े महाजनपद बनना स्टार्ट हुए। और धीरे धीरे इन्होंने एक सभ्यता का नाम ले लिया। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हड़प्पा सभ्यता है, जो एक पुरानी शहरी सभ्यता रही। उसके बाद वैदिक सभ्यता, धीरे धीरे डायनेस्टी, अलग अलग वंश आते गए। यानी इन सब का जो मेन रूट रहा है वो आपका एग्रीकल्चर रहा है। क्योंकि जहाँ कृषि होना स्टार्ट हुई, वहाँ कृषि से क्या हुआ कि लोगों को खाने का जरिया मिल गया। लोगों को, जब लोगों के पास खाना हुआ तो लोगों के पास एक्स्ट्रा भी बचा। जब एक्स्ट्रा खाना बचा तो उसका ट्रेड, व्यापार करना स्टार्ट हुआ। बार्टर सिस्टम में पशुपालन को यूज़ किया जाता था। पशुओं से, चाहे गाय को एक कॉइन्स के सिक्कों के रूप में, या गाय को एक वाटर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम होता है, विनिमय प्रणाली होती है, उसमें आदान प्रदान किया गया, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। यानी ये सारी चीज़ें मेनली एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुई, कृषि से स्टार्ट हुई। यानी कृषि ने व्यापार भी बढ़ाया, कृषि ने सभ्यता भी जन्म दी। और जब सभ्यता जन्म लेगी तो सभ्यता से कल्चर निकलेगा, संस्कृति निकलेगी। सभ्यता से धर्म निकले, सभ्यता से वर्ण निकले, सभ्यता से जातियाँ निकली, सभ्यता से बोलियाँ निकली, सभ्यता से भाषा निकली। तो इन सब चीज़ का अगर मैं मेन कारण बताऊं तो रूट कारण रहेगा आपका एग्रीकल्चर। यानी कृषि से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो मैं कृषि की बात कर रहा हूँ ये आखिर कृषि है क्या। तो कृषि एक बहुत ही व्यापक शब्द है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक जो मिथ है हम लोगों के बीच में, अगर कृषि शब्द बोला जाए तो हम मानते हैं कि कृषि केवल जो भूमि है उस पर फसलों का उत्पादन होता है, उसी को एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें अगर वो केवल एक फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर जो हम मान रहे हैं, जिसको एग्रीकल्चर मानते हैं, वो केवल एक फार्मिंग है जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर आता है, फलों का उत्पादन आता है। इसी प्रकार से फिशिंग आता है, मत्स्य पालन आता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में आपका डेयरी फार्मिंग आएगी, ये पशुपालन आएगा, वृक्षारोपण आएंगे,
घास, जो घासों का उत्पादन होता है, बहुत सारी हर्ब्स का उत्पादन होगा, मेडिसिन्स का उत्पादन होगा, दालें वाली किस्मों का उत्पादन होगा। ये सारी चीज़ें, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, फलोत्पादन हो, वृक्षारोपण हो, बी कीपिंग हो, ये सारी चीज़ें, और फार्मिंग यानी खाद्यान्न उत्पादन, ये सारी चीज़ें क्या बना लेती हैं, एक बड़े बेस में एक एग्रीकल्चर बन जाता है। यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि में केवल फसलों का उत्पादन नहीं होता, इसमें पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है। अगर हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें, घटकों के बारे में बात करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, तो कौन कौन से कारक हैं जिनके बेस पे एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, किन के बेस पे फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा, ऐसे कौन से कारक हैं जिसके बेस पे पशुपालन प्रभावित होगा, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बेस पे मछली पालन या मत्स्य पालन प्रभावित होगा, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके बेस पे आप फलों का उत्पादन प्रभावित होगा, या एटसेट्रा। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बुक में दे रखे हैं। ये बुक है आपकी आर्थिक भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, टोटली क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ठीक है। तो आप चाहें तो ये बुक फिज़िकली पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, उन कारकों की, उन घटकों की बात करूं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, तो इससे हम दो तीन तरीके से बांट सकते हैं। पहला फैक्टर आप भौतिक फैक्टर रख सकते हैं, भौतिक घटक या फिजिकल फैक्टर, या फिर हम इसी फैक्टर को हम जोग्राफिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, भौगोलिक घटक भी कह सकते हैं। दूसरा फैक्टर आप आर्थिक घटक बोल सकते हो, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तीसरा आप सामाजिक घटक बोल सकते हो, सोशल फैक्टर्स। इसी तरीके से कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक घटक। इसी तरीके से पॉलिटिकल घटक भी हो सकता है, या राजनीतिक घटक भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर होंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, साइंस एज ए फैक्टर। ठीक है। तो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ये सारे फैक्टर्स इसमें वर्क करेंगे जो कृषि को प्रभावित करेंगे। अगर मैं पहला फैक्टर भौतिक फैक्टर की बात करूं, या भौतिक घटक की बात करूं, या फिजिकल फैक्टर्स की बात करूं, या इसी को हम जोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक घटक भी बोल सकते हैं, जिसमें हम अगर, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे भूमि की प्रकृति, यानी एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करेगा, भूमि की टाइप्स पे डिपेंड करेगा, किस तरीके का लैंड है। सबसे पहले जैसे टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा। टोपोग्राफी क्या होता है, उच्चावच या रिलीफ, यानी किस तरीके का है। अगर कोई एरिया है जहाँ पर मैदानी भाग है, तो उस एरिया में एक विशेष प्रकार का एग्रीकल्चर, विशेष प्रकार की कृषि की जाएगी। अगर कोई एरिया आपका माउंटेनियस है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ का कृषि पद्धति डिफरेंट टाइप की होगी। अगर कोई एरिया पठारी है, पठारी प्रदेश है, या कोई कोस्टल एरिया है, तटीय प्रदेश है, तो उन सब का यानी अलग अलग एरिया का, अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग रिलीफ्स का, अलग अलग उच्चावच का एक अलग अलग कृषि पद्धति होगी। ठीक है। यानी कृषि पद्धति किस पे डिपेंड करेगी, सबसे पहला टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगी। टोपोग्राफी क्या होता है, उच्चावच, क्या ये मैदानी भाग है, क्या ये पठारी भाग है, क्या ये माउंटेनियस पहाड़ी प्रदेश है, क्या ये कोस्टल एरिया है, तटीय प्रदेश है। तो ये सारे उच्चावच हैं, ये रिलीफ फीचर्स हैं, इन पे कृषि डिपेंड करेगा, कृषि प्रभावित होगा। ठीक है। सेकेंड फैक्टर्स आपका क्या हो सकता है, ड्रेनेज फैक्टर हो सकता है। ड्रेनेज क्या होता है, प्रवाह, जल प्रवाह तंत्र, यानी जहाँ नदियों वाला एरिया रहेगा, जहाँ पे नदियाँ हैं, वाटर कैचमेंट एरिया है, तो उस एरिया की कृषि एक डिफरेंट टाइप की होगी। वहाँ पे हम वो फसलें उगाएंगे जिन्हें पानी की आवश्यकता अधिक है। आपका वहाँ का पशुपालन अलग टाइप का होगा, मत्स्य पालन, ड्रेनेज बेसिन के आसपास मत्स्य पालन, फिशिंग बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न कम है, यानी ड्रेनेज का उतना विकास नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा नदी प्रवाह तंत्र नहीं है, तो वो एरिया शुष्क होगा, और शुष्क एरिया में एक डिफरेंट टाइप्स की कृषि होगी, यानी उसमें शुष्क कृषि की जाएगी। वहाँ पे पशुपालन होगा मेनली, वहाँ पे मत्स्य पालन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार से आप क्लाइमेट के बेस पे भी कृषि को डिफरेंट कर सकते हैं, यानी जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, उसके हिसाब से भी कृषि के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, वहाँ पे शराब उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे खट्टे फलों का उत्पादन होता है। ठीक है। अगर आप मानसूनी जलवायु की बात करेंगे, जैसे इंडिया में है, सोमालिया के आसपास है, या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ का कृषि एक डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है। यानी क्लाइमेट वाइज भी कृषि का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है।
इसी प्रकार से हम और भी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के बेस पे भी कृषि अलग अलग होगी। यानी जो सॉइल होता है, अगर काली मिट्टी होगी तो वहाँ के आसपास कपास उगेगा। अगर आपकी रेड रेड एंड येलो सॉइल है तो उस एरिया में काजू हो सकता है, काजू बादाम, जो भी पीनट्स, ये सारी चीज़ें हैं, नट्स वाली क्राइटेरिया, वो सारा ज़्यादा उगेगा। जैसे केरला में, केरला के आसपास जो मालाबार का तट है, जहाँ लीचिंग एक्टिविटी होती है, यानी पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनकी सॉइल कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं डेवलप होगा। ठीक है। और जहाँ एलुवियल सोल है, जहाँ दोमट मिट्टी है, जहाँ की उर्वरता बहुत अधिक होती है, तो वहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है। यानी मिट्टियों के आकार पे, मिट्टियों के प्रकार के बेस पे भी एग्रीकल्चर का टाइप्स डिफरेंट होता है। ठीक है। तो मिट्टियाँ भी एक भौतिक घटक हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक घटक का एक पार्ट बनती हैं। जैसे सॉइल टाइप्स, यानी मृदा, आपकी टोपोग्राफी, जो उच्चापच हमने बोला अभी, क्लाइमेट बोला। इसी प्रकार से आपका जैसे जलवायु दशाएं, जिसमें तापमान, अगर विशेष प्रकार का तापमान होगा, हर फसल को अपना एक विशेष प्रकार का तापमान की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार की आर्द्रता होनी चाहिए हर फसल के लिए, एक विशेष प्रकार की पोषण तत्व होने चाहिए मिट्टी में। तो ये सारी चीज़ें अगर विशेष एक यूनिक टाइप्स की होंगी जो एक फसल के लिए चाहिए, तो वहाँ उसी टाइप की फसल होगी। जैसे चावल के लिए ज़्यादा आर्द्रता चाहिए, ज़्यादा नमी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जबकि गेहूं के लिए आपको कम आर्द्रता चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। इसी प्रकार से गन्ने के लिए एक विशेष प्रकार की टेम्परेचर क्लाइमेट होना चाहिए। तो ये सारी अगर जो भौतिक दशाएं हैं, इनके बेस पे अलग अलग हम एग्रीकल्चर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, आर्द्रता हो, आपका सॉइल टाइप हो, क्लाइमेट, टोटली ओवरऑल क्लाइमेट हो, या फिर आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपकी लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी है, तो ये सारे क्या हैं, एक घटक बन गए हैं, भौतिक घटक हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे घटक, इसी प्रकार से आपके आर्थिक घटक होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या आता है, इन फैक्टर में आपकी बाजारों की निकटता आएगी। यानी जहाँ पर मार्केट अच्छा डेवलप होगा, मार्केट अगर बगल में है, पास में है, तो वहाँ के आसपास का कृषि डिफरेंट टाइप्स की होगी। जैसे अगर मार्केट, आपके बाज़ार अगर आपके पास में है, तो वहाँ के आसपास, मार्केट के आसपास वाले एरिया में मेनली साग सब्जियाँ उगाई जाएंगी, जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। यानी जहाँ पे मार्केट अगर दूर रहेगा हमारे आसपास, यानी हम उगा तो ले रहे हैं साग सब्जियाँ, लेकिन हमारे आसपास, यानी हमसे मार्केट, यानी जो जहाँ पर हमें बेचनी है साग सब्जियाँ, वो बहुत दूर है, तो हम वो सारी सब्जियाँ रास्ते में ही ख़राब हो जानी है। तो हम साग सब्जियों की खेती विशेषतः वहीं पे होती है जहाँ से मंडी, या जो जहाँ पर हमें बेचना है, मार्केट जो बाज़ार है हमारा, वो करीब हो, नज़दीक हो। ठीक है। तो एक ये भी घटक हो गया खेती करने का। यानी खेती को प्रभावित करने वाला एक घटक ये भी है कि बाज़ार से आपके जो फसल उत्पादन वाला क्षेत्र है, वहाँ की दूरी कितनी है। ठीक है। इसी प्रकार से यातायात के साधनों की उन्नति, जैसे अगर आपके आसपास अगर बैलगाड़ी वाली, यानी जो प्रिमिटिव साधन है, पुराने साधन है, वहाँ के आसपास की कृषि डिफरेंट टाइप्स की होगी। अगर आपके पास ट्रक फार्मिंग है, यानी ऐसे ट्रक्स हैं जिनमें एसी लगा हुआ है, जिसमें आपका एयर कंडीशनिंग वाली सुविधा है, तो आप वहाँ चाहे कितनी भी दूर हो आपका मार्केट से, कितनी भी दूर आपकी फसल उत्पादन वाला क्षेत्र है, फिर भी आप ट्रक फार्मिंग, अगर आपके पास ट्रक्स हैं, रेलवेज़ है पास में, या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, परिवहन का सिस्टम, तो आप कोई भी फसल उगा लेंगे। आप ये चिंता नहीं करेंगे कि यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, तो मैं ये जो साग सब्जियाँ हैं या दूध का उत्पादन है, ये मेरा रास्ते में ख़राब हो जाना है। लेकिन अगर आपके पास साधन अच्छे हैं और तेज़ स्पीड के साधन हैं, यानी जो स्पीड वे में आपको साधन आपके उगाने वाले एरिया से आपके बाज़ार तक पहुंचा दे रहे हैं, तो फिर आप कहीं भी कुछ भी उगा सकते हो। ठीक है। तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी एक कृषि को प्रभावित करेगा। ठीक है। जैसे जैसे यातायात की प्रगति होने से ही क्षेत्र विशेषों में फसलों का विशिष्टीकरण संभव हो सका है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार तथा सूखे फल उत्पादन होता है। किसकी वजह से? इसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ऑस्ट्रेलिया में मक्खन का उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया में मक्खन और दूध का उत्पादन होता है। कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों का उत्पादन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी बेस पे हो पाई हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बेस पे, यानी यातायात के साधनों के बेस पे।
यानी यातायात के साधनों से क्या क्या चीज़ें मेनली क्या अफेक्ट होंगी? अंडे का उत्पादन अफेक्ट होगा, दूध का उत्पादन प्रभावित होगा, मक्खन, सब्जियां, मांस, फल, जो यानी वो सारी चीज़ें हैं जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाती हैं, शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का साधन अच्छा है, यातायात के साधन तेज हैं, सुगम हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी खराब नहीं होने वाली। तो आप इजीली इन खेतियों को यानी इस कृषि को कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा आपका जो आर्थिक घटक है वो है आपका श्रमिक पूर्ति, यानी लेबर सप्लाई। जैसे आप कोई भी कृषि कर रहे हैं तो उसमें लेबर की ज़रूरत रहती है। और लेबर किस टाइप की होनी चाहिए? एक चीप लेबर होनी चाहिए, यानी बहुत ही सस्ती लेबर हो और स्किलफुल भी हो, यानी वो अपना जो काम है खेती का उसे भी जानते हो। ठीक है, जैसे बागानी कृषि होती है उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है और वो भी स्किलफुल लेबर की आवश्यकता होती है, यानी जो अपने काम को अच्छे से जानते हो, चाहे जैसे कॉफ़ी का प्लांटेशन है या चाय का प्लांटेशन है, गन्ने का प्लांटेशन है। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन सब का एग्रीकल्चर है, उसमें आपको जो लेबर चाहिए वो स्किलफुल चाहिए, यानी वो सारा अपना काम जान रही हो, निपुण होनी चाहिए। कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि एक आवश्यक घटक है इन सब एग्रीकल्चर का। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल और चाय की खेती हो पाती है। यानी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, इन सब एरिया में क्या होता है कि चावल और चाय की खेती इसी बेस पे हो पा रही है, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत ही सस्ती लेबर मिल जा रही है आपको। ठीक है। इसी प्रकार से ओशिनिया के द्वीपों में गन्ना और नारियल की खेती की जाती है। ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या उसके आसपास के जो द्वीप समूह हैं, तो उनमें क्या होता है, गन्ना उत्पादन होता है, नारियल की खेती हो पाती है, क्योंकि यहाँ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं उधर, यानी यहाँ से सस्ती लेबर पहुँच जाती है लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर वाले एरिया में, और वहाँ पे इन सब खेती, गन्ने की खेती हो या नारियल की खेती, ये अच्छे से हो पाती है। लेकिन जहाँ पर मानव श्रम अधिक महंगा होता है, यानी जहाँ पर लेबर बहुत महंगी है। लेबर महंगी कहाँ होगी? जहाँ देशों में जनसंख्या का कम है, यानी जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम जो है, और दूसरा माइग्रेशन भी नहीं हो रहा है, उधर की तरफ प्रवास भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर यंत्रों से खेती की जाएगी, यानी जो एग्रीकल्चर होगा, खेती की जाएगी, वो मैकेनाइज्ड फॉर्म में होगी, बहुत ही ज़्यादा यंत्रीकरण खेती होगी। तो वहाँ पर विशेषता ये सब कहाँ पे होता है? ये विशेषता मेनली रूस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ पर जो फील्ड में लेबर कम पड़ रही है, यानी जनसंख्या आपकी कम है, लेबर कम है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी लेबर की, तो उनका रेट बढ़ जाएंगे, यानी बहुत महंगी हो जाएगी लेबर। तो फिर वहाँ पर मैकेनाइज्ड फॉर्म में एग्रीकल्चर किया जाएगा। चौथा फैक्टर है आपका आर्थिक घटकों में, वो है आपकी पूंजी की उपलब्धता, यानी पैसा होना चाहिए सबसे पहले। कोई भी खेती करने से पहले आपको पैसा चाहिए, तो पूंजी की उपलब्धि भी कृषि के लिए आवश्यक तत्व है। पूंजी से ही आप उत्तम बीज खरीद पाओगे, HYB सीड्स खरीद पाओगे, आप खाद खाद खरीद पाओगे, या वैज्ञानिक तरीकों से कोई भी खेती को संभव कर पाओगे, या जो भी मैकेनाइज मशीन्स वगैरह टूल्स आते हैं उन सबको ले पाओगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास पूंजी है अधिक मात्रा में, तो ये सारी चीज़ें संभव हैं, उतनी आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो। जैसे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सबसे पहले जब हरित क्रांति आई, तो जो बिहार या बंगाल के आसपास के रीजन में वहाँ के किसान थे, वो उतने अ, अच्छे धनवान नहीं थे, जबकि हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में किसानों के पास पैसा था, पूंजी थी, तो उन लोगों ने सिंचाई के साधन डेवलप कर लिए हैं। वहाँ पे पहले से ही नहरें डेवलप थी, और उनके पास पैसा था, तो उन्होंने HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भी खरीद पाए। वहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ भी किया, वहाँ पे मशीन्स, ट्रैक्टर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ हो पाया। तो उधर वाले जो पंजाब और उसके आसपास के रीजन में ग्रीन या हरित क्रांति है, बहुत अच्छे से अ, मतलब बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट मिले इस एरिया में। लेकिन जबकि जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया में उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिले। इसी पूंजी की उपलब्धता को किसानों तक रखने के लिए, यानी पूंजी आपके किसानों के हाथ में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है, PM किसान स्कीम्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इस योजना के तहत आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार के 3 किस्तें दी जाती हैं तीनों टाइम से, रबी की फसल के समय, जायद की बुआई के समय, या खरीफ की बुआई के समय। यानी जब भी बुआई की जाती है तो उस टाइम पे आपको बीज खरीदना होता है, खाद खरीदनी होती है, और भी चीज़ें जो
पैसे से जो आपको पूंजी से खरीदने होती हैं, तो उन सब के क्योंकि अभाव ना रहे किसानों के पास, तो वो सारी चीज़ों के लिए पीएम किसान स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट। ठीक है। इसी प्रकार से चौथा या पांचवा जो फैक्टर्स है एग्रीकल्चर का, वो है आपका राज्य की नीति, स्टेट पॉलिसी। यानी ये आप पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी राजनीतिक फैक्टर्स में भी, राजनीतिक घटक में भी ला सकते हैं और आर्थिक घटक में भी ला सकते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट्स के लॉज, आप गवर्नमेंट्स की एक्ट्स या आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में एक्ट्स, ये सारी या उनकी पॉलिसीज़, नीतियाँ, गवर्नमेंट्स की जो नीतियाँ हैं वो अगर किसानों के फेवर में रहेंगी, वो अगर एग्रीकल्चर, कृषि के फेवर में रहेंगी, तो एक उसी प्रकार का एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है। जैसे अफीम की खेती है, इंडिया में बैन है, वो लीगलाइज नहीं है, तो उस सब चीज़ों की कृषि यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जैसे अफ़गानिस्तान वाला जो ट्रायंगल एरिया है आपका, ये जो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, अफ़गानिस्तान वाला एरिया या पाकिस्तान ईरान वाला एरिया, तो यहाँ वाले एरिया में क्योंकि उतने रूल्स रेगुलेशंस अफीम या गांजा, चरस वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं है। जो ड्रग्स हैं इन सब के उतने खिलाफ में नहीं है, या फिर जो भी हैं उनको अच्छे ईजिली ब्रेक किया जा रहा है। तो वहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल नाम से एक इन सब चीज़ों का, ड्रग्स का एक अलग कृषि डेवलप हो गई, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। इसी प्रकार से म्यांमार, थाईलैंड, इधर वाले पोर्शन में भी एक गोल्डन क्रीसेंट का एरिया है। ठीक है। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं। आप अफीम नहीं उगा सकते, गांजा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका उत्पादन नहीं किया जा सकता है इंडिया में। तो यहाँ पर एक, क्योंकि गवर्नमेंट की नीति के तौर पर, गवर्नमेंट की नीति भी एक घटक है, इसीलिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का खेती नहीं हो पाते। ठीक है। यानी राज्य की नीति भी एक घटक है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। अगर इसी में मैं कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूँ तो जो राज्य हैं, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो कुछ फसलों के लिए अपने अपने एरिया में थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं। जैसे वो फसलें हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है शुष्क क्षेत्र वाले एरिया में, या जहाँ पर अर्ध शुष्क एरिया है तो उस एरिया में चावल करना, या जो भी ज़्यादा मतलब ऐसी फसलें जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, उनको उतना मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जबकि वो फसलें जैसे ज्वार, आपका बाजरा, आपकी जो वो फसलें हैं जो सूखे में भी हो सकती हैं ईजिली, जिन्हें पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। या फिर चाहे आप एमएसपी की बात कर लें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को दिया जाता है, तो ये भी एक गवर्नमेंट की नीति है, जिससे किसान लगातार फसलें, वो उन फसलों को उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की नीति से भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से भी एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक इसका घटक है। इसी प्रकार से हम सामाजिक घटक की बात करें, सोशल फैक्टर्स की बात करें, तो इसमें पहला फैक्टर आता है मानव की रुचि। यानी मानव की, आपकी जो ह्यूमन बीइंग है उसका रुचि क्या है, वो क्या उगाना चाह रहा है। अब ये उसकी रुचि डिपेंड करेगी उसके खाने के ऊपर, क्या वो खाता है। जैसे मानसूनी देशों में चावल और मछली तथा दालें उगाई जाती हैं, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में दूध, मक्खन, रोटी, फल, तरकारियाँ और शराब का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि शीतोष्ण प्रदेश, जो भी टेम्परेट रीजन्स के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वाइन, जो शराब है, उसको एक ड्रग्स के तौर पे, एक मतलब डेली डाइट में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये वो टेम्परेट जो रीज़न है, वो जो उनका टेम्परेचर एरिया है, वो सारी चीज़ें शराब के लिए, शराब का जो पीना है, शराब पीना है, वो उनके लिए थोड़ी सी लाभदायक एक ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है। लेकिन शराब का जो उत्पादन है आपके उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में या ट्रॉपिकल एरिया में, वहाँ पे उतनी लाभदायक नहीं होती, जबकि वो उतना ही हानिकारक हो जाती है। फलतः यहाँ इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है। चीन में चावल भोजन का एक मुख्य अनाज है, जबकि भारत में दक्षिण के पठार के निवासियों का मुख्य खाद्यान्न ज्वार, बाजरा, सरगम और उत्तरी भारत का गेहूँ है। यानी अलग अलग टाइप्स, जो अलग अलग इंडिया की बात करें तो उत्तरी भारत में गेहूँ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, दक्षिणी भारत में आपके ज्वार, बाजरा, सरगम को प्राथमिकता दी जाती है, और ईस्ट में, पूर्व में आपको चावल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये अलग अलग मानव की रुचि के अनुसार भी एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रभावित होती है। ठीक है।
जैसे अगर फ्रांसीसी कृषकों की बात की जाए, फ्रांसीसी किसानों से पूछा जाए, तो वो मेनली जहाँ पर भी उन्हें ज़मीन खाली मिलेगी वहाँ पर वो गेहूँ बो देते हैं। ठीक है, तो वो भी उनकी एक रुचि है। ऐसे ही भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूरों की अधिकता के कारण, क्योंकि वहाँ उस एरिया में अंगूर ज़्यादा उत्पादन होता है अंगूरों का, तो वहाँ शराब पीने का एक रिवाज बन गया है। यानी कोई भी फेस्टिवल होगा वो शैंपेन लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी वो वाइन लेके आएंगे। तो वहाँ शराब पीना एक प्रचलन में आ गया है, क्योंकि वहाँ के एरिया में जो भूमध्य सागर का एरिया है, उसके आसपास के जितने भी कंट्री हैं, वहाँ पे अंगूर से और भी जो खट्टे फल हैं उनका उत्पादन होता है। तो उन्हीं से शराब बनाई जाती है, मेनली अंगूर से। तो वहाँ जब शराब उत्पादन अधिक होगा, तो वहाँ आपका शराब एक प्रचलित हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर रिवाज में उसका प्रचलन है। इसी प्रकार से चीन तथा तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मांस खाना वर्जित है, अतः वहाँ मछलियाँ अधिक खाई जाती हैं। और जहाँ पर मछलियाँ अधिक खाई जाएंगी वहाँ मत्स्य पालन होगा, यानी वहाँ एक विशेष प्रकार की कृषि की जाएगी। ठीक है, यानी मानव की भोजन रुचि भी एक एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, कृषि को प्रभावित करने वाला घटक है या कारक है। ठीक है, नेक्स्ट कारक की बात करें, नेक्स्ट घटक की बात करें, तो वो है आपके कुछ अन्य कारक, जैसे जैसे व्यापारिक चक्र, मानसून की अनिश्चितता। यानी इंडिया में तो यही कहा जाता है कि मानसून यानी जो इंडिया है, उसका इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो टोटली मानसून पे डिपेंड है। अगर जिस साल मानसून अच्छा रहेगा तो उस टाइम पे कृषि भी उतनी अच्छी रहेगी, एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा। ठीक है, जबकि जिस टाइम पे एग्रीकल्चर मानसून खराब हुआ तो उस टाइम एग्रीकल्चर भी प्रभावित होगा पूरी तरीके से। उस टाइम पे पूरा जो बाज़ार होता है, यानी हमारे यहाँ तो जो हमारा बजट बनता है वो भी मानसून के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो कृषि को प्रभावित करने में एक मानसून का भी एक अहम रोल है। तो ये बहुत सारे कारक थे जो हमने देखे, भौतिक कारण देखे, अपने सामाजिक कारण देखे, अपने सांस्कृतिक कारण देखे, आर्थिक कारण देखे। ये सारे जो घटक हैं ये आपकी कृषि को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है, फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि के विभिन्न प्रकारों के अनुसार पृथ्वी की धरातल को उनके भागों में बांटा जा सकता है, यानी कृषि की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को, संसार को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे वे प्रदेश जिनमें मुख्य रूप से केवल पशुपालन किया जाता है, उन प्रदेशों को हम अलग करके डिवाइड कर लेंगे। वे प्रदेश जिनमें खाद्यान्न उत्पादन होता है, मेनली खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो उनको हम अलग कर लेंगे। या वे प्रदेश जिनमें पशुपालन और कृषि उत्पादन दोनों किया जाता है, जहाँ मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, तो उन एरिया को हम अलग कर लेंगे। यानी एग्रीकल्चर के टाइप्स पे हमने रीजन्स बांट लिए हैं। इन भागों को अनेक उपविभागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब इन उपविभागों में श्रमिकों की उपलब्धि, ठीक है, यानी लेबर कितनी, लेबर की सप्लाई क्या है, पूंजी पैसे के हिसाब से, या व्यवस्था की प्राप्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप है, भूमि की किस्म, लैंड के टाइप्स, या उसकी उपलब्धि, या उसका उत्पादकता, इन सब के आधार पर कृषि के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। यानी हम जो भी हमने अभी तक घटक पढ़े, जितने भी कृषि के जो प्रभावित, कृषि को प्रभावित करने वाले जो जितने भी फैक्टर्स पढ़े अभी पिछले, अभी इससे पिछले टॉपिक्स में, तो उन सब के बेस पे कृषि के कितने प्रकार हैं अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है कृषि का, वो है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। यानी जैसा कि नाम है वैसे ही इस जो खेती होगी, इस टाइप की जो कृषि की जाएगी, उसमें प्राचीन विधि से ये खेती की जाएगी। इसमें कोई भी मैकेनाइज्ड फॉर्म नहीं होगा, यंत्रीकरण का यूज़ नहीं होगा, कोई किसी भी नए तरीके का बीज का यूज़ नहीं होगा, ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल उर्वरक डाले जाएंगे। ये टोटली टोटली नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंडेंट खेती होगी। ठीक है, और ये मेनली जनजातियाँ करती हैं आजकल। सेकंड है आपकी पौध वाली खेती, जिसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका गहन भरण पोषण वाली खेती, जिसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की आपकी खेती है, क्वेश्चन इसका 4 है भूमध्य सागरीय खेती, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। पांचवा है आपका कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, व्यापारिक अन्न उत्पादक खेती। इसी प्रकार से छठा है आपका व्यापारिक फसल एवं पशुपालन। नेक्स्ट है आपकी व्यापारिक पशुपालन यानी कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। इसी प्रकार से हमारा अंतिम कृषि का प्रकार है व्यापारिक बागवानी एवं फलोत्पादन, यानी कॉमर्शियल गार्डनिंग एंड फ्रूट कल्चर। ठीक है, यानी इन 8 प्रकारों में से प्रथम जो 2 प्रकार थे, यानी
पहला और दूसरा, जिसमें हम प्राचीन भरण पोषण वाली खेती पढ़ रहे हैं या पौध वाली खेती पढ़ रहे हैं, ये दोनों टाइप्स की खेती मेनली जो अब विकसित देश होते हैं वहाँ पे की जाती है। यानी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन एरिया में प्राचीन भरण पोषण वाली खेती की जाएगी या पौध वाली खेती की जाएगी, जबकि गहन भरण पोषण वाली खेती, भूमध्य सागरीय खेती, व्यापारिक अन्न उत्पादक खेती, व्यापारिक फसल एवं पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक बागवानी एवं फलोत्पादन, इस सब टाइप्स की खेती, ये जो 6 टाइप्स बचे, ये मेनली विकासशील देशों या विकसित देशों में होती हैं। ठीक है, जहाँ पर पूंजी आपकी जहाँ पर पूंजी की उपलब्धता है, यंत्रों की उपलब्धता है, जहाँ पर व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, तो उन सब एरिया में ये जो बाकी 6 खेतियों के प्रकार बचे, वो खेती की जाते हैं। अब हम एक एक करके खेतियों के प्रकार देखते हैं। अब हम जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार डिवाइड करते हैं। अब हम सबसे पहले एक बेस लेते हैं, वो है जल प्राप्ति का, यानी कितना अमाउंट्स वाटर सप्लाई हो रहा है, यानी कितना आपके पास जल का संसाधन है, उसके हिसाब से कृषि के क्या क्या प्रकार हैं। तो जल के हिसाब से पहला प्रकार है बेड कल्टीवेशन, यानी तर खेती, यानी उस टाइप की खेती जिसके लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए। यानी अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक या उतनी वर्षा हो रही है तो उस एरिया में किस टाइप की खेती होगी, उस एरिया में जो भी खेती होगी उसे क्या बोलेंगे, तर खेती, यानी बेड कल्टीवेशन। अब ये भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो ये मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेशों में होता है, दक्षिणी बंगाल में होता है, मालावर के तट पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे मेनली वो फसलें जिसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे गन्ना, चावल, इन सब की खेती की जाती है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, बेड कल्टीवेशन। और यहाँ इसके लिए हमें कांप मिट्टी की आवश्यकता रहेगी, यानी जब बारिश इतनी अधिक होगी तो वो मिट्टी चिकनी मिट्टी बन जाएगी, यानी कांप मिट्टी बन जाएगी। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो इस प्रकार की खेती उत्तरी पश्चिमी यूरोप में की जाती है, उत्तरी पूर्वी दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में की जाती हैं। ठीक है, अब जब इस टाइप की खेती होगी तो जो पदार्थ इससे डेवलप होंगे, जो भी इसका फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे, वो मेनली सस्ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि जो जितना भी वाटर है, वाटर सप्लाई हो रहा है, वो मेनली बारिश से ही हो जा रहा है, आपको कहीं से भी और पंप करके वाटर नहीं लाना पड़ रहा है, तो ये मेनली आपकी जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सस्ते ही रहते हैं। दूसरी टाइप की खेती होती है आर्द्र खेती। पहला हो गया तर खेती, जिसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए। दूसरी होती है आर्द्र खेती, जिसके लिए मिनिमम 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में इतनी बारिश होनी चाहिए। और ये वार्षिक वर्षा की बात की जा रही है, यानी एक साल में 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है तो वहाँ पर आर्द्र खेती की जाएगी। उस एरिया की खेती को क्या बोलेंगे, आर्द्र खेती, यानी ह्यूमिड फार्मिंग। यहाँ यहाँ की जो मिट्टी होती है विशेषतः वो कांप मिट्टी होती है या काली मिट्टी। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक हिस्सा आता है, यानी सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो इसी टाइप की कृषि होती है, ह्यूमिड फार्मिंग। ठीक है, इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया के विस्तृत कृषि भागों में इस प्रकार की खेती होती है। भारत में उस एरिया में खेती होती है इस टाइप की जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी आपके आपका जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र का उत्तरी महाराष्ट्र या गुजरात वाला पोर्शन, या फिर मध्यवर्ती गंगा का मैदान। ठीक है, तो इस एरिया में आपको आर्द्र खेती देखने को मिलेगी। नेक्स्ट खेती है आपकी सिंचाई द्वारा खेती, यानी इरिगेशन फार्मिंग। यह विश्व के मानसूनी तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ठीक है, जहाँ पर बारिश ना तो अधिक हो रही है ना ही कम हो रही है, यानी उतनी बारिश नहीं हो पा रही जिससे फसलों का आसानी से आप उत्पादन कर सकें। तो हमें फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता रहेगी। तो सिंचाई हम मेनली कहाँ से डेवलप कर ले रहे हैं, अपने साइंस के बेस पे, अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे हम सिंचाई को खुद से आर्टिफिशियली डेवलप कर ले रहे हैं। हम पंप कर रहे हैं, मेनली ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ का जो वर्षा रहेगा, एनुअली जो रेनफॉल रहेगा वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, और ये इनके जो एरिया हैं, अगर भारत की बात की जाए तो ये इस टाइप की कृषि, सिंचाई द्वारा कृषि आपकी गंगा के पश्चिमी मैदान, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में की जाती है। विश्व की बात करें तो ये मिस्र, चीन, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है,
अब इसके सहारे, क्योंकि जब सिंचाई डेवलप हो चुकी है, फुली डेवलप सिंचाई हो चुकी है, तो जो भी फसलें जिसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता रहेगी वो सारी फसलें यहाँ उगाई जा सकते हैं। यानी चाहे वो वो फसलें भी यहाँ उगाई जा सकती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता रहती है। यानी जो तर खेती में जो फसलें उगती थी, चावल गन्ना, वो भी यहाँ पे हो सकती हैं। ऐसी फसलें भी हो सकती हैं जिसके लिए बारिश की कम आवश्यकता रहती है, या ऐसी फसलें भी डेवलप की जा सकती हैं यहाँ पे जिनके लिए बारिश, एक मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सभी तरीके की जो फसलें हैं वो इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ने कंट्रोल्ड कर लिया है बारिश को। यानी जो नेचर प्रोवाइड कर रहा था बारिश, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, जबकि इंसान ने सिंचाई का साधन डेवलप करके कब पानी लगाना है, कब सिंचाई करनी है, कितनी देखभाल करनी है, कितना वाटर सप्लाई करना है, तो वो सब अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो यहाँ फसलों का उत्पादन अच्छे से अधिक मात्रा में होता है, और सारी फसलें, लगभग सारी फसलें यहाँ डेवलप की जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथे प्रकार की कृषि होती है आपकी सूखी खेती, जिसे ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। विश्व के जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ पर सूखी खेती होती है। यानी अगर हम बात करें तो तर खेती, यानी जो बेड फार्मिंग था, पहला टाइप्स था, उसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए था। जो आपकी आर्द्र खेती थी, उसमें यानी जो ह्यूमिड एग्रीकल्चर था, उसमें आपको 150 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए थी। जो सिंचाई द्वारा खेती होती थी, उसमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए होती थी। जबकि ड्राई फार्मिंग है, जो सूखी खेती है, उसके लिए कम 50 सेंटीमीटर या उससे कम भी वर्षा होती है। यानी अगर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, तो वहाँ पर किस टाइप की खेती होगी? ड्राई फार्मिंग होगी, वहाँ पे एक सूखी खेती होगी। अब एक इसको करने का एक विशेष तरीका होता है। एक्चुअली यहाँ के किसान क्या करते हैं कि जब भी जो खेत जोते जाते हैं, तो उनको अधिक गहरा जोता जाता है, ताकि जो शाम के समय जो ओस की बूंदें गिरें वो उसमें अंदर समा जाएं, जिससे ह्यूमिड जो आर्द्रता है वो बढ़ जाए, यानी सॉइल की ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। और सुबह ये लोग क्या करते हैं, इसको पटेला लगा देते हैं, जो समतलीकरण होता है। यानी उसको खुला नहीं छोड़ा जाता, जो भी जुताई किया जाता है, जो इसके बीच में गैप्स बन जाते हैं, उनको समतलीकरण कर दिया जाता है, ताकि जो उसमें वाटर स्टोर्ड है, थोड़ी बहुत जो नमी है, वो धूप के समय धूप से बाष्पीकरण ना हो जाए। ठीक है, ताकि नमी प्रॉपर सॉइल के अंदर बची रहे। यहाँ पर मेनली बलुई मिट्टी होती है या चिकनी दोमट मिट्टी होती है, और इसकी उर्वरकता नष्ट नहीं हो पाती। केवल यहाँ पर सिंचाई के अगर साधन डेवलप हो जाएं शुष्क क्षेत्रों में, तो यहाँ की मिट्टी भरपूर उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे सभी तरीके की फसल उगाई जा सकते हैं। अभी मेनली इस क्षेत्र में जहाँ पर सूखी खेती की जाती है, वहाँ पे गेहूँ, जौ, राई, सारगम, फलियाँ आदि वाली खेती की जाती है। मेनली चारा उगाया जाता है। ठीक है। अगर भारत की बात की जाए, तो ये इस टाइप की ड्राई फार्मिंग्स हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में की जाती है। और अगर हम विश्व की बात करें, तो इस टाइप की खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में मेनली ग्रेट बेसिन, कोलंबिया नदी के आसपास या स्नेक नदी के आसपास। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वहाँ पे, कनाडा में, पश्चिमी एशिया में और दक्षिणी अफ्रीका में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप के आपके एग्रीकल्चर के जो टाइप्स हैं, वो आपकी भूमि की उपलब्धता के हिसाब से हैं। यानी जितना आपके पास ज़मीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स होंगे। कौन कौन से टाइप्स होंगे? पहला टाइप्स होता है आपका गहरी खेती, यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये क्या होता है? ये इंटेंसिव कल्टीवेशन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, और लेकिन भूमि का अभाव होता है। यानी जहाँ पर ज़मीन कम है, आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आपका जो लोड है, आपके पास पॉपुलेशन अधिक है, यानी जनसंख्या अधिक, ज़मीन कम, तो वहाँ पे किस टाइप की खेती की जाएगी? गहरी खेती, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव कल्टीवेशन कहा जाता है। इनमें इस प्रकार की खेती की जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस भूमि को कई बार जोता जाता है। उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। HYB सीड्स, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल जो खाद है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी मिट्टी की जांच की जाती है, उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी है उनको आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट करके लैब में बनाते हैं और उसको वहाँ पे सप्लाई की जाती है।
और खाद का ये अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी के चक्कर में किसान खादों का बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं, जिससे जो फसलों जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ने की बजाय कम और हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिंचाई के साधन निश्चित यानी फिक्स्ड निश्चित रूप से यहाँ सिंचाई के साधन डेवलप होते हैं, पहले से व्यवस्था हो रखी होती है। फसलों को हेर फेर के साथ बोया जाता है। हेर फेर के साथ बोने का मतलब है कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए एक ही फील्ड में अलग अलग सीजन में या अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग टाइप्स की खेती की जाती है। यानी अगर रबी में इस बार गेहूं लगाया है तो अगले साल रबी की फसल में किसी और फसल को उगाया जाएगा। ठीक है। यानी अलग अलग फसलों को बदल बदल के यहाँ पे एक ही फील्ड में उत्पादन किया जाता है, ताकि जो उनके पोषक तत्व हैं मिट्टी के वो लगभग कांस्टेंट बने रहें। क्योंकि अगर एक ही भूमि है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग है, और जो भी आप कृषि करोगे, जैसे आप गेहूं बोने लगे और हर सीजन में हर साल आप गेहूं ही बोने लगे, तो क्या होगा कि जो भी गेहूं के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होंगे वो उस मिट्टी से ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप गेहूं बोगे तो उतना अच्छा नहीं प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसका अल्टरनेट क्या होता है कि आप बदल बदल के फसलें बोया करें, ताकि आपकी जो फसलों की अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होती है तो बैलेंस्ड वे में मिट्टी की उर्वरता खत्म हो। ऐसा ना हो कि मिट्टी में से कुछ ही पोषक तत्व निबट जाएं और कुछ बचे रहें। ठीक है। इन इस टाइप की खेती में आपके श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, लेबर आपको ज़्यादा चाहिए। क्योंकि घने बसे देशों में कृषि के लिए नई भूमि का मिलना सीमित होता है, यानी आप नई ज़मीन नहीं मिल सकती, तो जितनी भी ज़मीन आवश्यकता है उसी पे अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी की जाती है, और वहाँ से जितना ज़्यादा उत्पादन हो उतना बढ़ाया जा सकता है। जैसे इस टाइप की खेती आपकी चीन में, जापान में, ईरान में, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इन आदि या भारत में भी इस टाइप की खेती की जाती है, जिसमें कम ज़मीन पे अधिक पॉपुलेशन का एक प्रेशर है। ठीक है। तो उस टाइम में कौन सी खेती की जाएगी? इंटेंसिव कल्टीवेशन। दूसरे प्रकार की खेती होती है विस्तृत खेती, जिसे इंग्लिश में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। इस प्रकार की खेती उन देशों में की जाती है जहां उपलब्ध भूमि की मात्रा जनसंख्या के अनुपात में जो जनसंख्या का अनुपात है उससे कहीं अधिक होती है। ठीक है। चूंकि कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव होता है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, जनसंख्या कम है, ज़मीन आपके पास अधिक है, तो आपके पास पहला तो प्रेशर नहीं है उत्पादन बढ़ाने का। दूसरा, आपके पास जो लेबर है वो भी कम रहेगी क्योंकि जनसंख्या कम है। ठीक है। तो लेबर महंगी भी होगी यहाँ पे। तो ये इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे जितनी भी खेती की जाती है वो मेनली यंत्रों के द्वारा की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ब्राज़ील में। ठीक है। नेक्स्ट टाइप से हमने एग्रीकल्चर को डिवाइड किया है वो है कृषि उत्पादों के आधार पर। यानी कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो हैं इस प्रकार से। कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। जैसे पहला है बागाती कृषि, यानी प्लांटेशन फार्मिंग। इस टाइप की एग्रीकल्चर, इस टाइप की फार्मिंग या इस टाइप की कृषि में, ये कृषि मेनली उष्णकटिबंधीय देशों में होती है जिसमें उपयुक्त जलवायु हो। जैसे अगर हमें चाय की उत्पादन करना है, चाय की कृषि करनी है, तो वहाँ के लिए कुछ विशेष प्रकार की जलवायु चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी का प्लांटेशन करना है, कॉफ़ी की बागान लगाने हैं, तो वहाँ के लिए आपको एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, विशेष प्रकार का प्रेशर चाहिए, विशेष प्रकार की आर्द्रता चाहिए। यानी उष्णकटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागाती कृषि की जाती है, जिसके लिए ये कुछ फीचर्स हैं इस प्रकार की खेती के लिए। इसके लिए बहुत अधिक पूंजी चाहिए, यानी प्लांटेशन फार्मिंग की जब भी बात आए आपके दिमाग में अधिक पूंजी आनी चाहिए, यानी पैसा, यानी जो प्लांटेशन फार्मिंग होता है उसमें अधिक पूंजी चाहिए, विशिष्ट श्रम चाहिए, यानी स्किल्ड लेबर चाहिए और बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। ठीक है। देख रेख की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा आपको केयर करना पड़ता है बागाती कृषि में। पूंजी और प्रबंध यूरोपीय देशों में श्रम स्थानीय निवासियों से प्राप्त कर वनों की साफ की गई भूमि में गन्ना, यहाँ पे गन्ना उगाया गया, चाय उगाया गया, रबड़, कहवा, कोको, इन सब की खेती की जाती है। ठीक है। और जब कॉलोनियल पीरियड था, जब लोग एक दूसरे के गुलाम थे, मेनली जो यूरोप की कंट्रीज़ थे, उन्होंने अफ्रीका, एशिया और
अमेरिका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। तो उस टाइम पे ये इन लोगों ने, यूरोप के देशों ने मेनली प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे वर्क किया। यानी इन्होंने गन्ना उत्पादन, चाय उत्पादन, रबड़, कहवा, कोको, अफीम, नील, इन सब की खेती करवाना स्टार्ट किया। इनके लिए जो लेबर सप्लाई होती थी वो यहाँ उन्हीं देशों से होती थी जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं। यानी जिनको कॉलोनी बनाया गया है वहाँ से ही लेबर लेते थे ये लोग। उनको ज़बरदस्ती ख़रीदा जाता था गुलामों को, और उनसे इन्हीं खेतों, इन्हीं चाय के बागानों में, गन्ने के बागानों में लगा दिया जाता था। ठीक है। और उसी एरिया से पूंजी प्राप्त करते थे। इस टाइप की खेती आजकल दक्षिण पूर्वी एशिया में होती है, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीकी देशों में, ब्राज़ील में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस आदि द्वीपों पे की जाती हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार की खेती होती है आपकी फलों एवं तरकारियों की कृषि। यानी जो फल और सब्जियों की कृषि होती है उसको ट्रक फार्मिंग, इंग्लिश में से ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मेनली ट्रकों में, यानी जब भी फसल का उत्पादन होगा, जब भी फल आएंगे या सब्जियां आएंगी, तो वो वहाँ से, जहाँ से उत्पादन हुआ है, वहाँ से बाजार तक पहुँचाने के लिए एक विशेष प्रकार के ट्रक की आवश्यकता रहेगी, जिसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हो, जिसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, ताकि जो फसलें हैं, जो आपका फल हैं, आपकी सब्जियां हैं, वो बर्बाद ना हो पाएँ, ईज़िली आपकी मार्केट तक उपलब्ध रहें। ठीक है। तो इसलिए उन इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ये मेनली नगरों की समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पे फल एवं सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। बाजारों की समीपता, यातायात की सुविधा के आधार पर इसी प्रकार की खेती डेवलप होती है। संयुक्त राज्य की कैलिफोर्निया की घाटी, फ्लोरिडा, अटलांटिक तटीय राज्यों, पश्चिमी यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों के नगरों के आसपास इस टाइप की खेती की जाती है। ठीक है। कृषि के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे पहला है आपका झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती। यानी झूमिंग खेती, इसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। यानी एक विशेष प्रकार की खेती होती है जिसमें कृषि का एरिया जो है, कृषि क्षेत्र उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जैसे हम पशुपालन करते हैं, पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चारे के लिए भटकते रहते हैं, यानी पशुचारण करते हैं। यानी अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते हैं, आपके पशुओं के चरने के लिए, चारागाह के लिए। उसी प्रकार से अब एग्रीकल्चर भी है, यानी जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, जो फसल बोया जाता है, तो उस क्षेत्र को भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये कैसे होता है? मेनली इसमें क्या करते हैं, ये मेनली जो झूमिंग की खेती की जाती है, ये पहाड़ी प्रदेशों में होती है, जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है, जहाँ पे वन होते हैं। तो उस एरिया में क्या करते हैं, ये मेनली जनजातियों द्वारा की जाती है। तो ये जनजातियाँ जो वन होते हैं उनको काट देती हैं, काट के उसमें आग लगा दी जाती है, ताकि जो राख ज़मीन के ऊपर परत बना ले, उसमें वो फसल बो सकें। क्योंकि जो उनकी सॉइल होती है, वहाँ की जो मृदा होती है, वो उतनी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि जब बारिश अधिक होगी तो जो मृदा होगी वहाँ से उसके जो पोषक तत्व होंगे वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिसको लीचिंग कहा जाता है। यानी जो लीच सॉइल होती है जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसके ऊपर जो राख की लेयर डेवलप हो जाती है, वो कुछ सालों तक फसलों का उत्पादन अच्छे से कर पाते हैं। अब कुछ साल तक वो फसलों को उगाते हैं उस एरिया में। जब फसलों का उत्पादन कम हो जाता है तो उस एरिया को वो छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे वन को काटते हैं, उस वन को जलाते हैं और वहाँ पे खेती करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वहाँ से पलायन कर जाते हैं। जब उनका फसलों का उत्पादन कम हो गिर जाता है तो फिर से पलायन कर जाते हैं, और ऐसे ही करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस टाइप के स्थान से स्थान ट्रांसफ़र करने की जो खेती है, स्थानांतरण कृषि है, इसी को अलग अलग नामों से अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे फिलीपींस में इसे चेनगिन खेती कहा जाता है, चेनगिन। वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, सॉरी। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। मैक्सिको में इसे मिल्पा, मैक्सिको या मध्य अमेरिका के जो भी देश हैं, जैसे ग्वाटेमाला हुआ, इन सब देशों में इसे मिल्पा कहा जाता है। कॉन्गो जेरे, यानी अफ्रीका के जो मध्य अफ्रीका का क्षेत्र है, कॉन्गो बेसिन है, वहाँ पे इसे मसोले कहा जाता है। यूरोप के देशों में इसे बुश फैलो कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, सूडान में नमासू, म्यांमार में तुंगिया, मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में इसे हुमा कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई, भारत के असम में इसे झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, केरल में ओणम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बेवार कृषि कहा जाता है, राजस्थान में इसे वोलरा एवं चिमाता कहते हैं। यानी
इतने प्रकार के नाम्स हैं एक स्थानांतरण कृषि के, और ये लगभग सभी नाम्स विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उनके द्वारा पूछे गए हैं। तो आपको लगभग जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप याद कर सकें इन नाम को याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रकार की कृषि होती है वो है आपकी सीढ़ी के आकार की खेती, यानी टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन या सीढ़ी के आकार की खेती विशेषकर पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ठीक है, यानी स्लोप्स पे की जाती है। अगर ये पहाड़ है तो एक ढाल को ये काट लेते हैं ये लोग, और कुछ इस प्रकार से उसे ढाल को डेवलप कर लेते हैं, और इन्हीं ढालों पर ये खेती की जाती है, टेरेस फार्मिंग। और मेनली इसमें टी यानी चाय, चावल, कुछ सब्जियां, आलू, मिर्च, इन सबको उगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की खेती इंडोनेशिया, श्रीलंका, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय की ढालों पर, चीन, जापान, थाईलैंड आदि में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार की खेती है आपकी मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग। इसके अंतर्गत भूमि पर न केवल फसलों का उत्पादन किया जाता है वरन इस पर पशु भी पाले जाते हैं, यानी वो खेती जिसमें पशुपालन और कृषि यानी फसलों का उत्पादन ये दोनों साथ साथ हो, तो उस टाइप की कृषि को क्या कहेंगे हम, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो जिसमें आपने कृषि देखी, कृषि की शुरुआत देखी, कृषि के अलग अलग टाइप्स देखें, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम के बेस पे जो विभिन्न अलग अलग प्रदेश बांटे हैं यानी कृषि प्रदेशों के बारे में स्टडी करेंगे, और इसी अगले वीडियो में हम बिटलैसी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरीके से डी बिटलैसी ने पूरे संसार को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कृषि प्रदेशों के बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों।